मोहब्बत रूठ जाए तो उसे जल्दी मना लेना, वो दामन भी चुराए तो उसे जाने नहीं देना। दिलों के मामलों में तो ख़ताएं होती रहती है, तुम उन ख़ताओं को बहाने मत बना लेना। मोहब्बत रूठ जाए तो उसे जल्दी मना लेना। खैर मकदम है आपका द आरजे मुरसल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सबको पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी वंडरफुल वुमेन ऑफ कश्मीर। और ये सीरीज़ एक ख़ास गेस्ट के होने की वजह से मुकम्मल हो रही है, क्योंकि उनके बगैर शायद ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा खाना, और ये खाना हमें एनर्जी देता है और उन्हें पहचान। मैं बात कर रहा हूँ हमारी अपनी डॉक्टर रुखसार, या मैं ऐसे कहूँ मास्टर शेफ़ रुखसार। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वेलकम टू द वालेकुम, शो। कैसे हैं आप? थैंक यू एकदम सो बढ़िया। मच। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू फॉर तो कॉलिंग मी। मास्टर शेफ रुखसार, जी। मैं आई वुड लव टू कॉल यू बाय दिस नेम, बिकॉज कहीं ना कहीं पे दैट मोमेंट व्हेन आई सॉ यू ऑन टीवी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे देखा, आई गॉट अ बिट ऑफ गूज बम्प्स, क्योंकि मैंने तस्वुर भी नहीं किया था कभी कि कोई कश्मीरी मास्टर शेफ में होगा, एंड दैट टू विद अ कश्मीरी डिश। हाउ वाज इट? कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे को मास्टर शेफ़ पे जाने का मौका मिलेगा। जी। मैं हमेशा से मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी फ़ैन रही हूँ, और मुझे बड़ा ना वो देख के होता था ना दिल में, काश मुझे भी ऐसा मौका मिल जाए। लेकिन तब से भी 15-20 साल हो गए, और 15-20 साल के बाद मुझे मौका मिला मास्टर शेफ़ इंडिया में कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का। और ऑब्वियसली मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका भी था, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे बिल्कुल वैसे ही कश्मीर को रिप्रेजेंट करना था जैसे हम कश्मीरी हैं। वेरी बिल्कुल नाइस। कल्चर, ट्रेडिशंस को, डिशेस को, ऑथेंटिसिटी को साथ लेके चलना था। तो ये काफ़ी थोड़ा बहुत मुश्किल भी मुश्किल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो सारी चीज़ों को साइड करके सबसे पहला सवाल मेरा हर गेस्ट से होता है, आपसे भी यही रहेगा, जी, कौन है रुखसार? एक वो रुखसार है जिसको हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बिल्कुल। बट वो तो ऑब्वियसली वो रुखसार नहीं होगी जो आप खुद को समझते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। ट्रू। सो हु इज़ रुखसार? रुखसार एक बेटी है, एक बीवी है, एक बहन है, एक मदर है, एक बहू है। तो बहुत सारे रोल्स, मैं नहीं, बहुत सारी हम सब लड़कियां प्ले करती है लाइफ में। बेशक। और हर रोल के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, अपने लेवल का स्ट्रेस आता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बताऊँ रुखसार कौन है, तो आई रिप्रेजेंट एवरी स्ट्रगलिंग वुमेन आउट क्या देयर। बात है! सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रगलिंग वुमेन ऑफ कश्मीर, आई वुड से कि द स्ट्रगल स्टार्ट्स फ्रॉम द होम इटसेल्फ, क्योंकि किचन में मेनली कहा जाता है कि एक स्टीरियोटाइप किया गया था कि चकला बिल्कुल। बेलन उठाती हैं लड़कियां, एंड क्या ही कमाल है कि आपने उसी चकले बेलन को इतना फेमस कर दिया। ख़ास तौर से मैं जी। कश्मीर की अगर बात करूं, तो इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मास्टर शेफ़ एज़ व्हेन इट हैपेंड टू यू, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई, आप बहुत अच्छे आगे तक, एक तो हो गया पार्टिसिपेट करना, एक होता है कि कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आपने जी। वहाँ कश्मीरी डिशेस बनाई, हाँ जी। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? थॉट प्रोसेस, जो हमारा मास्टर शेफ़ का सीज़न था उस साल के, क्योंकि हमेशा थीम्स जो है चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू बेशक। टाइम। इस बार का जो हमारा थीम था वाज मोर फोकस्ड ऑन रीजनल कुजीन। वेरी तो नाइस। वो चाहते थे कि जैसे हम नॉर्थ ईस्ट से लोग आए थे, राजस्थान से थे कंटेस्टेंट्स, मैं कश्मीर से, कश्मीर पहली बार रिप्रेजेंट हो रहा था। तो वो चाहते थे कि मैं जितनी हो सके जो कश्मीरी खाने हैं उनको फोर फ्रंट पे लेके आऊँ। और ऑब्वियसली वो एज इट इज़ नहीं आ सकते, क्योंकि लेवल इतना हाई हाय। होता है। बेशक। उसको आपको फ्यूज़ करना, एक फ्यूजन बनाना होता है, और उसके साथ बहुत कुछ आपको इनोवेटिव तरीके से करना होता है, और तब जाके आपको ऑब्वियसली आगे की लेवल पे आप आ आ सकते सकते हैं। हैं। तो तो थॉट प्रोसेस यही था कि रीजनल फूड को प्रेफरेंस देनी थी इस बार, बट उसको भी एक स्टेप आगे इनोवेट करके लाना था। रीजनल फूड्स तो अपनी जगह, बट द फूड्स दैट यू चोज़, जी। वो अपने आप में एक अलग चीज़ थी। द फर्स्ट डिश दैट यू द मेड वाज़, ऑडिशन डिश, हाँ, द शब्देग। शबदेग। हाँ जी। एग्जैक्टली, ये शबदेग मैं देख रहा हूँ, एक अबूर आ गया अभी सोशल मीडिया पे फूड व्लॉगर्स का। बहुत ही रेयरली होता है ऐसा कि कोई फूड व्लॉगर इतना प्रिसाइजली कश्मीरी डिशेस बना रहा होता है, जितना वो कुनाफा वगैरह में अब हम चले गए हैं। फैसिनेट करता है तो चलो समझते भी हैं, लेकिन
शब्द एक जब टेस्ट की उन्होंने, एक तो क्या ऑन कैमरा रिएक्शन, हम्म। व्हाट वाज द ऑफ कैमरा रिएक्शन? ऑफ कैमरा रिएक्शन ऑडिशन के वक्त ऐसे तो मुझे ऑफ वहाँ पे वैसे समझ नहीं आता कैमरास कहाँ पे लगे हुए हैं, सच बताऊँ, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तभी हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके रहते हैं। वेरी नाइस। तो ऑफ कैमरा में आफ्टर टेस्टिंग मैं गलती से उस रूम में वापस चली गई एंड द जजेस वर लाइक ये ऐसी डिश हमने नहीं खाई है इससे पहले, क्या बात है। कि ऐसा क्या कहते हैं या तो स्क्विश गॉगजिच बना, हाँ, उसका मैंने बनाया था, बनाया था। टर्निप्स, पम्पकिन का, सॉरी मैंने पम्पकिन का बनाया था, पम्पकिन और देसी चिकन, वो भी कश्मीरी वर स्पाइसेस में बना हुआ। Nice. ये कुछ ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी डिश थी जो कश्मीरी उनने कभी ऐसी चीज़ खाई नहीं थी, क्योंकि मोस्टली कश्मीर के बारे में आप किसी को भी पूछ लो, स्पेशली किसी भी आउटसाइडर को पूछ लो, सिर्फ वाजवान का नाम आएगा। तो यहाँ पे हमारा फोकस ही था कि कश्मीरी जो घर के खाने हैं, जो लॉस्ट रेसिपीज़ हैं, जो ऑथेंटिक इंडिजिनस इंग्रेडिएंट्स है, उनको हम फोर फ्रंट पे लेके आए, और उसमें कहीं ना कहीं किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं। सच भी है, मुझे नहीं लगता लास्ट टाइम मैंने कब शब्द खाई है, तो ये अभी लॉस्ट रेसिपीज़ में ही है। बट आपके जो कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पे, आप एक दूसरे का खाना खाते होंगे, फिर टेस्ट करते थे? नहीं, अलाउड नहीं था कभी भी नहीं, वी वर नॉट अलाउड। मतलब उन बेचारों ने देखी नहीं शब्द कैसी? नहीं, उन्होंने टेस्ट नहीं की, ना मैंने किसी की टेस्ट की है। ठीक है। स्टिल अगर मैं एक कश्मीरी डिश ऐसी बोलूँ विच यू अलाउ टू प्रिपेयर, और जो जल्दी जल्दी आपके लिए तैयार होती है, विच इज़ योर गो टू डिश अभी मतलब नॉर्मली जनरली हाँ, तहर तहर इज समथिंग दैट आई लव। आई लव टू हैव एवरी डे। अगर मुझे रोज़ भी मिल जाए मैं आराम से खा लूँगी। तहर में क्या ऐसा खास है? हर कोई मतलब ये ऐसी है कि इसे बॉकवर्ड हिस्ट्री कंसिडर करते है ना, व्हाट इज सो, पता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बनाने में इजी है, और उसमें जो हमारा प्राण इस्तेमाल होता है उसका वो जो टेस्ट आता है, जो फ्लेवर आता है, वो भी एकदम 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 टेक्सचर भी अलग देता है, थोड़ा क्रंचीनेस भी देता है। और स्पेशली जब भी घर पे कुछ होता है, आज कुछ में वुल्ट खाब क्या इस तरह होता है, तो वो एक रिलीजियस सॉर्ट ऑफ, नहीं मैं कहूँगी कल्चरल सेंटिमेंट भी उसके साथ है कि तहर बांट दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी है जो तहर को हमारे लिए स्पेशल बनाते हैं। अपलिफ्टमेंट के लिए तहर अच्छा है। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मेरी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल से हुई है, फिर मैलन से हुई है, फिर मेरा बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी IUST अवंतीपोरा से। तो हॉस्टल में रही आपने? हॉस्टल में मैं वही बोल रही थी, मेरा MTech और PhD की पढ़ाई जो हुई है उस टाइम पे मैं हॉस्टल में थी। तो हॉस्टल में क्या होता है ना कि जैसे हम लड़के जब हॉस्टल में जाते हैं हमारे वियर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं। मैं इसमें बहुत फेमस था अपने हॉस्टल में। मैं वो बंदा हूँ जो पता नहीं क्या क्या मैंने एक दिन फुकरी दिखाने के लिए कश्मीरी कहवा के साथ उनको बॉटसेर दे दी, एंड दे वर लाइक कि भाई ने क्या बना दिया। ये बहुत ही कुछ अचानक से मैंने पता नहीं क्या किया। बट क्या आपने कुछ ऐसा किया हॉस्टल में कि जो आपकी बहुत ही ऐसी रेसिपी हो जो आपने कुक किया हो, जल्दी जल्दी यार बनाना है, मैगी टाइप्स? हाँ, वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ है, क्योंकि हॉस्टल में हम बहुत से लोग मिल के रहते थे। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ PG, हॉस्टल नहीं था, स्कूल कॉलेज के बाहर एक PG था। वहाँ पे महाराष्ट्र से मेरी फ्रेंड थी, कश्मीरी लोग थे, उत्तराखंड से लोग थे। तो कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसी डिश लेके आता था जिसको देख के हम हैरान हो जाते थे, ये क्या है? और हाँ, ये क्या बना दिया। मैंने ये डिशेस जो है अपनी इंस्टाग्राम पेज पे भी हमने शेयर की है। मैंने शेयर की थी, महाराष्ट्रन फ्रेंड में बनाया था जुनका, महाराष्ट्रन जुनका। ये हम कश्मीरी से थोड़ा अलग बाहर आ रहे हैं, मगर कश्मीरी और इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है। अगर आपने भी घर पे बनाया होगा, आपकी मम्मा ने, आपकी मदर ने या दादी ने कभी देखा होगा, आज नहीं हम जल्दी से क्या करते हैं, प्याज को बस तल के मिर्च मसाला डाल के सर्व कर लेते हैं। तो जुनका भी एग्जैक्टली वही एक महाराष्ट्रन डिश है, बस कश्मीरी स्टाइल से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बेसन ऐड किया जाता है। तो वो एक ऐसी सिमिलैरिटी थी जो मुझे क्लिक भी हुई, और इतनी जल्दी बनी भी वो डिश की मज़ा भी आ गया ऑब्वियसली, और कश्मीरी टच भी था, बट यहाँ से महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस भी था। तो ऐसी बहुत सारी डिशेस है जो हमने अपने हॉस्टल टाइम में बनाई है। तो उनमें से ये एक जो है जो मेरे लिए थोड़ी सी मेमोरेबल थी, क्योंकि कश्मीरी रूट्स भी कहीं ना कहीं इसमें टच हो रहे थे हमारे।
तो जैसे कि हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ जी। इट्स द ब्लेस्ड मंथ ऑफ मुहर्रम। हाँ जी। तो कश्मीर में मुहर्रम में वग्रेज बना हुआ वगैरह, या बाबरी त्रेश कड़ान्या पर बिल्कुल। तो हमारे जो शिया ब्रदर हैं वो तो अलग ही लेवल पे लेते हैं इसको, बट ऑब्वियसली हाँ, हमारे सुन्नी घरों में बनता था वग्र। कहीं ना वगैरह कहीं अब वो बनना भी बंद हो गया बंद है। हो गया। तो डू यू एवर थिंक ऑफ रिवाइविंग दिस थिंग? एग्जैक्टली हाँ, मैंने सोचा था इस बार मैं वैसा करूं, बट किसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो 10 मुहर्रम को मुझे शायद वो रील अपलोड करनी थी, क्या उस ट्रेडिशन को रिवाइव करना था, लेकिन मैं कुछ अलग कामों में बिजी लग गई और वो हो नहीं पाया। तो मेरी मम्मा कहती है, मेरी मदर जो है, कि जो मेरी चाची थी, उनको हम प्यार से जाजी बोलते थे, अल्लाह ठीक है। मगफिरत करे उन्हें। मैं जीजी बोलता हूँ। हाँ, हम जाजी बोलते थे, अल्लाह उन्हें मगफिरत करे। वो रिलीजियसली हर 10 मुहर्रम को वग्र बनाती थी, बड़ी सी देग में, और वो पूरे मोहल्ले में बांटे जाता मेरी था। नानी भी ऐसे ही करती थी। जी, तो वो मुझे मेमोरी नहीं है उस चीज़ की, लेकिन ये सुना है मैंने कि ऐसा होता था। और हमारे घर पे यूजुअली तहरी तो तहरी होती है, बनती थी। तहरी बनती है, जी, बाबरी त्रेश कड़ा। बाबरी त्रेश तो कड़ान, इसको कुछ एग्जैक्टली। आपने कभी बाबरी त्रेश को कुछ उसमें अलग सा फ्लेवर टच देने के लिए कुछ किया है? अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता मास्टर दो। शेफ में मैंने बनाया था बबरी ब्योल फालूदा। फालूदा, हाँ। फालूदा तो आपने रील भी फिर अलग से रील भी डाली थी बनाई, कि क्योंकि मेरी उसमें मास्टर शेफ की बड़ी स्पेशल डिमांड आ रही थी उसकी। तो वो थोड़ा एक बहुत अच्छा, और उसमें सीज़न का पहला स्पून ड्रॉप शेफ विकास से मुझे मिला था, और वो बड़ी अच्छी, मैंने सोचा नहीं था उतनी अच्छी बनेगी। बबरी ब्योल हमारी सिंपल सी एक ड्रिंक है, जो बस बेसल सीड्स को, या जिनको बबरी ब्योल बोलते हैं, उसको सोक करके दूध में मिला लो और बन गई। बट उसको ऊपर एक लेवल लेना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फालूदा बनाया जाए। तो जो हम रूह अफ़ज़ा ऐड करते हैं यूजुअली बबरी ब्योल में, उसका कॉन्सेप्ट लेके मैंने एक रोज़ आइसक्रीम बनाई। क्या बात है। और फालूदा के जो नूडल्स होते हैं वो भी ऑब्वियसली, क्योंकि हमें स्क्रैच से सब कुछ बनाना होता, कुछ मिलता नहीं। आप नूडल है, कंडेंस्ड मिल्क है, आइसक्रीम है, सब कुछ आपको बनाना पड़ता है सब कुछ। तो वो बना दिए यहाँ से, ऑब्वियसली बेसल सीड्स को सोक करके रख दिया, और जो हमारा दूध है, मिल्क, उसमें फालूदा के फ्लेवर जैसे कार्डमम हो गया, रोज़ एसेंस हो गया, वो सब डाल के, और सैफरन भी डाला था। तो वो एक एमलगमेशन हो गई सारी चीज़ों को लेके, एंड इट केम आउट रियली गुड। अब हमें यहाँ से जाके पहले फालूदा पीना पड़ेगा। फालूदा खाना मुझे मुंह पड़ेगा। में पानी आ रहा है ये एपिसोड करते हुए। अच्छा, तो मेरा एक और सवाल आपसे, मास्टर शेफ के अराउंड ये जज बहुत सारे थे, वो जो फेवरेट जज? शेफ पूजा। मुझे लगा आप किसी और का नाम लेंगे। खैर, आप किसका नाम सुनना चाहेंगे? हम वही करते हैं। नहीं। नहीं, शेफ रणवीर। रणवीर, मुझे लगा यू आर गोइंग टू टेक हाँ, हिज नेम, बिकॉज कहीं ना कहीं पे वो कश्मीर भी आए, फिर उसके बाद उससे पहले शायद नहीं, अब आए थे। शेफ पूजा के साथ एक अलग लेवल थी, क्योंकि वो एक बहुत इजी गोइंग और बबली पर्सनालिटी है उनकी, तो वो एक फ्रेंडली पर्सनालिटी थी उनकी, तो उनके साथ हेलो हाय वो ये बड़ा अच्छा, अभी भी उनसे बात होती है इनफैक्ट। तो काफ़ी डाउन टू अर्थ शेफ हैं। सो हाउ मच डज लाइफ चेंज आफ्टर दीज इवेंट्स? मास्टर शेफ के बाद कितनी चेंज हुई आपकी लाइफ? बहुत बहुत चेंजेस आई लाइफ में, और सबसे बड़ी ये चेंज है कि मुझे अपने लिए टपी टाइम नहीं मिलता। बहुत बिजी लगी। जो मास्टर शेफ से पहले मेरे पास घंटों फ्री होते थे, अब मैं बहुत बिजी लगने लगी हूँ, और लोग अब जानते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, और वो एक ऐसी चेंज है जो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव आई है मेरी लाइफ में। और वो आलसपन छोड़ के कैसे अब टाइमली आपको अपनी चीज़ें मैनेज करनी है, वो सब भी धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ और कर रही हूँ। और बीइंग अ मदर, वो बच्चों को भी कैसे इस बिजी शेड्यूल में उनके लिए कैसे टाइम निकालना है, तो अभी इवॉल्व हो रहे हैं। मैं भी अभी सीख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट होपफुली हो जाएगा विद टाइम सब कुछ सेटल। तो चेंज तो बहुत बड़ी आई। आपने बच्चों की बात की, तो ऐसा कहा जाता है द बेस्ट शेफ़ इज़ अ मदर। माँ से बड़ा कोई शेफ़ हो ही नहीं सकता, और आप तो शेफ़ हैं अब, माशाल्लाह आप माँ भी हैं। तो क्या आपकी रेसिपीज़ में वो जायके में चेंज आया आफ्टर बिकमिंग अ मदर? बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो कि इज़ इट द मदरलीनेस जिसकी वजह से जायका आता है, या इज़ इट द एक्सपीरियंस? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरी मदर बहुत अच्छी कुक है, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी कुक है, नो डाउट। बट जो कुकिंग की इंस्पिरेशन मुझे मिली वो मेरे फादर से मिली है। माई फादर इज़ अ फैंटास्टिक कुक,
वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, लेकिन मेरे अपने घर में मैंने वो टैबू नहीं देखा कि औरत है तो इसी को पकाना है। नाइस। तो पापा भी विद टाइम कभी कभी बोलते हैं आज मेरा मन हो रहा है आज मैं कुछ बिरयानी बना लूँ, और वो कॉम्प्लिकेटेड बड़ी डिशेस बनाते हैं, गार्द हाक, कश्मीरी स्टाइल बिरयानी, रोस्टेड ना रान वगैरह, वो सारी ये डिशेस बनाते हैं। तो मेरी कुकिंग को लेके अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं, कहीं ना कहीं मेरे फादर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। फादर, एग्जैक्टली सुनने में बड़ा अजीब लगेगा बट ये सच है। नहीं एक्चुअली आई थिंक क्या होता है लड़कों के साथ, नाउ आई अंडरस्टैंड इज कि आई आल्सो कुक एवरीथिंग। मेरे हॉस्टल में मेरा अफगानी चिकन बहुत फेमस मशहूर था। था। आई यूज्ड टू कुक अफगानी चिकन, मैंने वो स्पेशली सीखी थी बिकॉज मुझे पसंद है अफगानी चिकन, जम्मू में मिलता था। फिर धीरे धीरे भीड़ लगने लग गई, हमें हॉस्टल में अलाउड नहीं था हीटर, मेरे वाले में 2 थे। वाई? बिकॉज द वार्डन ऑल्सो अलाउड द चिकन, तो वो टाइलें फट जाती थी सर्दियों में उससे, इतनी भीड़ लगती थी। बट आपने ये चीज़ सही कही, कंटिन्यूइंग दिस थिंग, आपका जो जायका होता है खाने का, आई थिंक मुझे आई बिलीव कि ये खुद कुकिंग की वजह से भी मुझे लगता है कि जितना आप सुकून में हैं सुकून उतना में आप वो अच्छे कहते से हैं ना, कर। सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव। हाँ, तो उसका असर तो पड़ता ही पड़ता है। ही है। इतने रिनाउंड शेफ्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कुक कर रहे हैं, मगर अगर उनको आप कंपेयर करेंगे घर के जायके से, वो जायका नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कमर्शियली चीज़ें बनाई जाती है, चीज़ों को नाप तोल के ऐड किया जाता है, एक एक पैसे एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है। तो घर पे जब आप बनाते हैं इन चीज़ों का आपको ध्यान नहीं ध्यान ही रहता, नहीं बस आप चाहते हैं कि बच्चे एंजॉय करें, आपकी फैमिली एंजॉय करे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपना भर भर के प्यार उस डिश में डाल रहे हैं, थे। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क तो आएगा ही, मुझे लगता है। अब एक स्पेशल सवाल है, मेरे घर वालों ने बोला ये पूछ लेना। अच्छा। मुझे ज़िंदगी में जितनी मोहब्बत खाने से है उतनी ही नफ़रत हाक से है। हाँ, आई नो बहुत ही मुझे इस पे आप ट्रोल नहीं करेंगे, नहीं, बहुत बट सारे आई डोंट लोगों को लाइक पसंद हाक, नहीं पता है। नहीं क्यों। व्हाई आर कश्मीरी सो ऑब्सेस्ड विद हाक? हाक, आप कभी बाहर रहे हैं हाँ, हॉस्टल? वहाँ तो मैं भी ऑब्सेस्ड हो गया, मुझे भी फिर 1 साल का मैंने हाँ ना, हाक। ये फीलिंग है ना, ये फीलिंग जो है हमारी कमज़ोरी है, कि कोई भी बाहर रहे महीनों के लिए, दिनों के लिए, सालों के लिए, यहाँ वाजवान खाए हमारे घर पे, अगर फॉर एग्जांपल शादी हो 2-3 दिन वाजवान खाए, तो नेक्स्ट मील में हमें क्या चाहिए? हाक। हाक होना ही चाहिए। ऐसा क्या है इसमें? इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो सिंप्लिसिटी जो इसको बहुत ही यूनिक बनाती है, और एक उनकी रेजिलियंस। अगर विंटर में कोई सब्ज़ी ग्रो नहीं हो तो आपको किचन गार्डन में हाक मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो कुछ आपको मिले ना मिले, आपकी हाक, वर में हाक होगा ज़रूरी ही है। होगा। और हाक को अगर हमारे किचन गार्डन में हाक को कुछ हो गया, बाकी बस सारी बाकी सब्जियां एक साइड, हाँ हाकस हाँ हाकस गैस ने की किहिन हिंगस, जैसे सोने का नुकसान हो जाता है। लेकिन इवन मेरे दोस्त था एक, वो जम्मू में जब हम पहुंचे वहाँ उसको कड़म कहते हैं, तो उसको कड़म चाहिए, चंडीगढ़ में हाक चाहिए। तो हाक के साथ एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है पर्सनली, दैट इज़ हाक आंचार। I am just in love with हाक आंचार, and that is how हाक is connected to me. बट कहीं ना कहीं पे मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कश्मीरीज आर ओवर ऑब्सेस्ड विद इट। और हाक वैसे हर चीज़ के साथ जाता है, हाक तमाज बनाओ, हाक तो कॉकर बनाओ, छट हाक बनाओ, बट हाक बनाओ, दगित हाक बनाओ, वस्त हाक तो एक अलग ही हाक है। तो हाक तो वर बनाओ, हाक तो ठूल बनाओ, ज़ुमरू ठूल डालो, बॉयल करके ठूल डालो, कैसे भी डालो, हाक सब में मिल जाता है। तो जैसे बाहर आलू डालते हैं, आलू डाल दो, बैंगन डाल दो हर एक में, तो वैसे ही हमारा हाक है। व्हाट इज़ योर दैट वन स्पेशल हाक रेसिपी जो आपको लगता है कि रुखसार ये सबसे बेस्ट बनाती है? दगित हाक, बस वही एक हाक खाता हूँ। स्पाइसी, उसमें जो वो ग्रीन चिलीज जाती हैं, बहुत तो गार्लिक के साथ। हाँ, गार्लिक एंड ग्रीन और चिलीज मस्टर्ड नानी ऑयल। बनाती थी। तो हम अभी एक रैपिड फायर करेंगे, थोड़ा सा क्विक रैपिड फायर आपके साथ। तो उसके साथ विल टेक अ ब्रेक। ओके। रैपिड फायर में सबसे पहला सवाल आपसे ये है, ख़याम की तुझ या फिर वाजवान? इतना सोचना ही नहीं है इसमें। अच्छा, वाजवान। तुझ लवर्स आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं बताऊंगी इसका एक रीज़न है, क्योंकि लेटली तुझ मुझसे हज़म नहीं हो रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंडराइजर्स और MSG का इस्तेमाल किया जा रहा है। अदरवाइज़ आई लव तुझ, बट अभी आई कैन नॉट डाइजेस्ट तुझ। ठीक है। पीड़ा के राजमा चावल या फिर घर के राजमा चावल? पीड़ा के राजमा, एनी टाइम। पीड़ा के राजमा चावल। अच्छा जी,
शेफ पूजा या शेफ रणवीर? किस हिसाब से? दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। रणवीर। अभी आपने कहा आपकी फेवरेट शेफ पूजा है। प्रोफेशनली अगर अच्छा, बात करूँ। प्रोफेशनली ठीक है। तो कश्मीर में अगर हम कश्मीर की बात करें, वेयर वुड यू लाइक टू गो? पहलगाम की हवा या गुलमर्ग की स्नो? पहलगाम की हवा। पहलगाम की हवा। हैदरपुरा या पामपोर? पामपोर। ये आपने इसलिए कहा क्योंकि आपको वापस पामपोर जाना है। नहीं, पामपोर व्हाई डू यू लव पामपोर? सुकून है वैसे वहाँ पे, बहुत है ना, सुकून है। पामपोर में मुझे ऐसे कहा जाता है, वैसे दो तीन कोट्स हैं, पामपुर से आसपास करने को तुझु ओंजिशा 5 बराबर, हाय बट वहीं कहते हैं पामपुर से पारदारुक जो पामपुर का है, क्योंकि मेरा सारा बचपन गुजरा है पामपुर में। अच्छा। व्हाट आई लव अबाउट पामपुर इज कि वहाँ की जो मिट्टी है ना बहुत नरम है, पीपल आर लाइक दैट ओनली, बट कहते हैं पारदार किस खतरे, खुद के लिए नहीं। बट कमिंग टू पामपुर, सैफरन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी एक आइडेंटिटी है ग्लोबल लेवल पे, बट आया बाहर से है। तो सैफरन को भी हम बहुत कम, मुझे लगता है, यूटिलाइज करते हैं जितना बाहर किया जाता है। केसर कुल्फ़ी हो, केसर ये केसर वो, अब तो केसर क्रीम्स। डू यू थिंक कि हमने केसर को खाली एक ही जगह देखा है एंड दैट इज़ कि इश्कुन? मगर उसमें भी हम बहुत मिलावट करते हैं एंड दैट इज द रीजन कि आप कल्टीवेशन नहीं हो रही मेरे हिसाब से। ये नेचर का हमें एक पंच है ऑन द फेस कि देखो मेरे साथ क्या हुआ, बट दैट इज ट्रू। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाँ हम बहुत अंडर यूटिलाइज करते हैं। हम थोड़ा अपने लिए रख लें एंड बाकी हम यूजुअली कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हम इसे सेल ऑफ करते हैं, बट वो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो गलत भी नहीं है। बट मैंने इससे पहले भी कहीं बात की है इस बारे में, आई डोंट रिमेंबर, कि हम अब जो सैफरन का पार्ट जो यूटिलाइज करने वाला है वो तो हम कर लेते हैं, नॉट एन इशू, बट जो उसके फूल है वो हम यूजुअली डिस्कार्ड कर लेते हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। हमें बचपन में नानी वो डालती थी गर्म पानी में नमक के साथ, तो जो शू होता है उसको ट्रीट करते हैं, बट उसे आप बहुत आराम से खा भी सकते हैं। अच्छा, उसको एक लॉस्ट रेसिपी है कॉन्ग पोस्ट गार्ड, जो अक्टूबर नवंबर के सीजन में बनती है। एक बार अगर आप थोड़ा सा रेसिपी ही बता दो फिर। रेसिपी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यूजुअली जैसे गाढ़ बनती है उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, नो टमाटर नहीं, कोई भी प्याज वगैरह नहीं, गाढ़ आपने बना ली, उसमें मिर्च मसाला ऐड कर लिया जैसे भी करते हैं, एंड पे आप उसमें कॉन्गपोश कॉन्गपोश डाल दोगे, उसको थोड़ा सा आप उबालोगे, आप रात भर ढक के रख दो तो उसमें पूरा उसका फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएगा। पर्ट भी तो होती है ना एक चीज़, बहुत सारे लोग सोचेंगे ये क्या गई है पर्ट, येलो कलर वाला पार्ट। नेवल शायद नेवल हो गया जब हम द वाइट पार्ट, नहीं नेवल हो गया जब मेरे को कॉन्ग के बारे में, कॉन्ग की प्रोसेसिंग जब होती है तो जो सबसे सुप्रीम पार्ट होता है उसको हम नेवल, दैट इज नेवल। हाँ, पर्ट इज दैट येलो कलर के जो रेशियो होते हैं, दैट आई एम श्योर शायद आपको, दैट्स अ कलरिंग एजेंट, उसको एज अ कलरिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है, या फिर उसे अरोमा अच्छा आता है। मैं इस बार जाके पूरा कॉन्गपोश का पार्ट एनालाइज करूँगी, स्टडी करूँगी, क्योंकि हम जब बचपन में बैठते थे, क्योंकि यही चीज़ है ना, ये चीज़ें सीखने की है कि आप क्या क्या पार्ट है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये चीज़ें बचपन में बैठते थे पते से तपन यम एक्सपीरियंस तिमश करना कोंग जो हम बच्चे थे ऐसे स्पर्ट करना, उसको भी अलग, वो अलग सेल ऑफ होता है कश्मीर में, उसको भी बेचा जाता है, तो इस बारे में स्टडी करने की ज़रूरत है। तो जैसे हम बात कर रहे थे फीमेल्स की, मैंने आपसे कहा कि दिस सीरीज इज़ कॉल्ड दी वंडरफुल वुमेन ऑफ कश्मीर। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू चूज़ अ करियर अदर देन बीइंग अ डॉक्टर, इंजीनियर और अ टीचर, जो कि मेन हमारे 3 प्रोफेशंस यहाँ, टू बी मोर प्रिसाइज मेल फीमेल दोनों के लिए, बट दो वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन, तो कितना मुश्किल था आपके लिए कन्विंस करना, एंड कितना मुश्किल है ये कश्मीर में? देखिए, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, मेरे भाई, मेरे अंकल्स, मेरे पापा, ऑलमोस्ट ख़ानदान में जिनको मैं जानती हूँ वो डॉक्टर है, सभी डॉक्टर। तो मेरे लिए ये और ज़्यादा मुश्किल था अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू फूड, क्योंकि मुझे बचपन से ही आई लव टू ईट, आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के बारे में कोई भी पढ़ाई करना
मुझे पसंद है। ठीक। तो थोड़ा सा वक्त लगा बट इवेंचुअली वो मान गए। बट मैंने उनसे ये भी वादा लिया था कि मैं अपने नाम के आकर डॉक्टर लगा के ही जाऊंगी। सो आई एंडेड अप डूइंग अ पीएचडी इन फूड टेक्नोलॉजी। इसीलिए मेरा नाम, बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि ये डॉक्टर क्यों लिख रही है, अगर ये एमबीबीएस की डॉक्टर है तो फूड के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे मुझे मौका मिलेगा क्लेरिफाई करने का कि मैंने पीएचडी किया हुआ है इन फूड टेक्नोलॉजी, इसीलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर है। तो थोड़ा मुश्किल मुझे हुई थी बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं और अभी तक मेरा सपोर्ट करते आ रहे हैं, मान गए। और मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं हुई। बट अपने लिए स्टैंड जो लेना था वो मुझे ही लेना था। तो अगर मैं ऐसे ही चुप करके बैठ जाती कि अच्छा माँ बाप का शौक़ है तो अब कर लेते हैं, तो मुझे लगता है मैंने एमबीबीएस कभी कंप्लीट नहीं किया होता। तो पहला स्टेप जो आप अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं वो ये है कि आपको बात करनी है, आपको बोलना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत तमीज़ और तरीके से अपने घर वालों के सामने रखना है, उन्हें समझाना है। लड़ाई झगड़े नहीं करने, बस समझाना है। और फिर इवेंचुअली जब आप उस फील्ड में एक्सेल करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं उन्हें भी ऑब्वियसली खुशी होगी कि हमने अच्छा किया जो इसकी बात मान ली। और आज वो ज़माना नहीं है, आज दुनिया डॉक्टर इंजीनियरिंग के आगे बहुत वास्ट है। आजकल स्किल्ड बेस्ड नॉलेज ज़्यादा है और उसी पे फोकस किया जा रहा है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो ऐसी स्ट्रीम्स में ना जाए, अपने स्किल्स बढ़ाए। वो बेसिक स्किल्स आपके किचन से स्टार्ट हो सकते हैं, वो लड़का हो वो लड़की हो। वो स्किल्स कारपेंटिंग क्यों ना हो, वो स्किल्स कुछ भी फिक्स करना क्यों ना हो, क्योंकि ये बेसिक ऐसी स्किल्स है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें वो लड़का लड़की वाली डिस्टिंक्शन मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठती। जैसे आज के ज़माने में हर लड़की गाड़ी चलाती है लेकिन हर लड़के को अपने लिए चाय का कप बनाना नहीं आएगा। तो पहले वो डिस्टिंक्शन है जो हमें ख़त्म करनी चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि हमें वैसा वो फेमिनिज्म वाली चीज़ है, बट ये बेसिक सर्वाइवल वाली चीज़ है। कल को कुछ भी हो तो एक मर्द है जो अपने लिए खाना ना बना पाए तो कैसे सर्वाइव करेगा आगे की ज़िंदगी में। तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्टी कहाँ पे आई, जब मैंने कहा कि पीएचडी करने के बाद कि मुझे अब गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मुझे अब एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो वो पार्ट था, वो फेज़ था मेरी लाइफ में जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उस टाइम पे, उस पॉइंट पे अपने पेरेंट्स को समझाना कि मैंने तो कहा था कि मैं किसी कॉलेज में जॉब करूँगी एपी के तौर पे या आगे जाके कुछ रिसर्च करूँगी, बट अब मेरा फोकस चेंज हो रहा है। अब मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है, कुछ फूड अडल्ट्रेशन के ख़िलाफ़ करना है। जो हमारी आसपास की औरतें हैं उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ करना है। तो वो शिफ्ट मेरे लिए मुश्किल था, बट इवेंचुअली उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रही हूँ और विद माय हस्बैंड सपोर्ट वो चीज़ हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ अपनी जगह पे सही है। वक्त लगता है हर चीज़ में, बट विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन और ऑनेस्टी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अचीव कर लेते हैं। जी। तो ये तो हो गया डिफ़िकल्टी इन चूजिंग दिस। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द पीपल, चाहे मेल फीमेल इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, हु वांट टू ऑप्ट इन दिस डायरेक्शन, जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी, चाहे वो फूड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको आप क्या नसीहत करेंगे? स्पेसिफिकली बस इन दो फील्ड्स के बारे में या जनरली? नहीं, इन दो फील्ड्स के, बिकॉज सी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये एक कन्वेंशनल चीज़ें हैं। फूड टेक्नोलॉजी अभी अभी कश्मीर में मुझे लगता है 3-4 साल 5 साल या मैक्सिमम 7-8 साल हो गए, 10-12 साल पहले। हाँ। तो फूड टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकली बात करूं क्योंकि मेरी बेसिक स्ट्रीम वही है। तो उसमें अगर आप ये सोच के चलेंगे ना कि कश्मीर में आपको कोई सेफ़ एंड सिक्योर जॉब मिल जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। फूड टेक्नोलॉजी अगर आप एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि आपको जॉब्स सारी कश्मीर से बाहर मिलेगी, और बहुत अच्छी जॉब्स, बहुत अच्छी कंपनीज़ में।
अगर आप कश्मीर में सेटल होने की बात कर रहे हैं और फिर आपको फूड टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, छोटे से छोटा बिज़नेस। मैंने अपना बिज़नेस 25,000 रुपये से स्टार्ट किया था, कोई क्या लोन बात नहीं, है। अभी तक कोई लोन वगैरह हम नहीं ले बूटस्ट्रैप रहे है हैं। ना। एग्जैक्टली। माय कज़न ऑल्सो डिड दिस फूड टेक्नोलॉजी में, उन्होंने डिग्री की IUST से, सो ही इज़ इन सऊदी राइट नाउ। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही। तो जाते जाते 2 सवाल आखिरी। हाँ जी। पहला, व्हाट इज़ इट बीइंग अ मदर, हम्म। बिकॉज यू आर अ मदर। तो कैसा एहसास होता है ये एक माँ बनना, और आप क्या क्या लगता है आपको, व्हाट इज़ मदर टू यू? ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है। कुछ ऐसे इमोशंस जो आप मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊँगी। मतलब मेरी पहली जो है, मेरा जो पहला चाइल्ड है वो मेरी बेटी है। तो ऑब्वियसली वहीं से मुझे मदरहुड का एहसास हुआ जब मेरी बेटी हुई। तो स्टार्टिंग में हम मदर्स की बात कर रहे हैं तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, लेकिन वो सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे मेरी डिलीवरी हुई तो मेरी बेटी वॉज इन ICU फॉर लाइक 15 डेज़। तो मुझे एक पोस्टपार्टम टाइप का डिप्रेशन हो गया और उसके बाद मैं अपनी बेटी को देखने से डरती थी। बट इवेंचुअली जब वो सब क्लियर हो गया एंड द फॉग लिफ्टेड, पहले पहले मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ फंस गई। नो, ये नेचुरल फीलिंग है, ये एक ह्यूमन फीलिंग है जो आ सकती है। आप ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं कभी कभी। तो इस बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। अब लोग शायद जज करेंगे कि इसे जी पता नहीं है माँ बनना क्या होता है। माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एहसास है, मगर उसके साथ अगर माँ को कहीं ना कहीं डिप्रेस फील कर रही है किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, उसे सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मदरली फीलिंग एक ऐसी फीलिंग है जो शायद ही कोई मदर लफ्ज़ों में बयान कर पाए। मेरी जो बेटी है अभी माशाल्लाह वो 9 साल की है, तो मोर देन अ डॉटर शी इज़ माई फ्रेंड। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ वो मुझे बताती है, मम्मा अगर इसको ये करेंगे तो क्या होगा। तो वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसे हमेशा कहती हूँ, शहवार नाम है उनका, कि शहवार आपको पता है मैं बचपन में गुड़िया सजाती थी, तो मुझे नहीं पता था अल्लाह मियाँ मुझे बड़े होकर असली गुड़िया देगा जिसको मैं सजाऊँ। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं इमोशनली वर्ड्स में अच्छी नहीं हूँ। ये मुझे पता है। मैं अपना इमोशन समझा नहीं सकती किसी को बाय वर्ड्स, बट वो कुछ कुछ एक्शंस होती है जिस वजह से आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को वो प्यार का एहसास दिला सके। तो आई डोंट नो, आई डोंट हैव द राइट वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस, बट बीइंग अ मदर इज़ एवरीथिंग। आपके वर्ड्स आपके खाने से हाँ, आप बयान प्यार करते हैं। में प्यार भरो। आप अपने एहसास अपने खाने से बताती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज वी आर क्लोजिंग दिस, बिफोर आई टेक अ फाइनल कंक्लूजन, जी। फाइनल नोट फ्रॉम यू, आई क्योंकि आपने माँ की बात की, आपने बचपने की बात की, तो आपको कौन सी चीज़ें फैसिनेट करती हैं ज़्यादा? व्हाट फैसिनेट्स यू द मोस्ट, बचपन से जो चीज़ आपको बहुत फैसिनेट करती है? खाने पीने के नहीं ना, जनरली जनरली। फैसिनेट, नई जगहें एक्सप्लोर करना। नई अगर अब बात करूं तो नई कोई ऐसी, अगर अपने प्रोफेशन को लेके जो फैसिनेट मुझे सच में करती, कहीं कोई नई डिश देख दी जो आउट ऑफ द बॉक्स हो कि यार ऐसा भी होता है इससे, ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट देख लिया जिसके बारे में कभी ना देखा हो ना सुना हो, तो ये ऐसा इंग्रेडिएंट भी है जो दुनिया में है और इससे कुछ कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो प्रेजेंटली ट्रैवल करना और फूड रिलेटेड ऐसी सारी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट हैं। एंड डू यू रीड पोएट्री वगैरह? कुछ भी नहीं? पोएट्री नहीं। मूवीज़ वगैरह? शादी से पहले, बच्चों से पहले मैं देखती थी, अब टाइम नहीं मिलता। तो कौन सी मूवी आपकी जो ऐसे है जो आप मतलब जो आप याद करते हो कभी, क्या ये मैंने देखी थी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे वाह, हाँ, आई लव दैट। आई आल्सो लव दैट, क्योंकि वो ये हमारी फैसिनेशन के साथ है, ट्रैवल, दोस्त, मज़े, और कुछ कुछ चीज़ें उसमें बड़ी अच्छी से पोर्ट्रे की गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, क्योंकि वक्त की कमी होती है आजकल, ऑडियंस की रिटेंशन कम है, एंड someday somewhere else inshallah, maybe on some different topic, but though you are an entrepreneur as well, आपका मैं फाइनल मैसेज देना चाहूँगा फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, नॉट ओनली गर्ल्स,
इफ़ यू वांट टू कीप इट गर्ल स्पेसिफिक यू कैन कीप इट टू दैट एज वेल, बट एक फाइनल मैसेज हो जाए टू ऑल द पीपल जो आप कहना चाहती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही मैसेज नहीं दूंगी, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही कुछ बोलना चाहती हूँ। वो ये कि अगर आपका कोई पैशन है उसे फॉलो करें, अपने घर वालों से लड़ें ना, उन्हें समझाएं, प्यार से समझाएं, और वो आपकी डेडिकेशन हार्ड वर्क देख के समझ ही जाएंगे। और जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कोई जॉब हो, वो आपका कोई साइड किक हो, वो आप कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो या एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस चला रहे हैं, हमेशा ऑनेस्टली अपना काम करें, बस दैट इज़ इट। हार्ड वर्क तो हम करते ही है, बट अगर हार्ड वर्क के साथ आप ऑनेस्टी को थोड़ा सा ब्लेंड करें तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। कश्मीर सी सर्द हवाओं सी बेबाक में बहती हूँ, कश्मीर से सर्द हवाओं सी बेबाक में बहती हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं हर किसी के दिल में रहती हूँ। द आरजे मुरसल पॉडकास्ट का आज का एपिसोड हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ सीख सकें, सिखा सकें, वैल्यू ऐड कर सकें आपकी लाइफ में, तो इसी तजस्सुस और कोशिश के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।